हेलो दोस्तों, मैथ्स क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की क्लास में हम ज्योमेट्री के कंग्रुएंसी वाला पार्ट जो है उसको हम देखने वाले हैं। मैक्सिमम एग्जामों पर है ना, हर बार हमको सवाल वहां से देखने को मिलता है, चाहे आपके सिमिलरिटी वाला पार्ट हो, समरूपता वाला हिस्सा हो, या सर्वांगसम वाला हो, या त्रिभुजों के गुणधर्म से रिलेटेड, है ना। इन सभी पोर्शनों से लगातार हमको सवाल देखने को मिला है, तो आने वाले एग्जाम में भी हमको ऐसे सवाल देखने को मिलेगा, है ना। तो आज हम देखने वाले हैं मूल रूप से क्या सर्वांगसम, आखिर सर्वांगसम क्या होता है, कंग्रुएंसी क्या होता है। यदि हम इन सभी चीजों को जान लेंगे तो हर सवाल हमसे बनेगा, चाहे सवाल कुछ भी दे। क्लियर है? तो सर्वांगसम या कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं दो ऐसे डायग्राम या दो त्रिभुज हो या दो चतुर्भुज भी आपस में क्या हो सकते हैं, कंग्रुएंसी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो हम चूंकि त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम त्रिभुज के ऊपर देखने वाले हैं। क्लियर है? तो कंग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, मैं दो ऐसे त्रिभुज के बारे में बात करूं जो आकार में सेम टू सेम हो, उसमें कोई चेंजेस ना हो, तो हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में क्या है, कंग्रुएंसी है, समरूप सर्वांगसम है। क्लियर है? यहां पर हमारे पास दिया गया, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण और तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज के संगत कोणों और संगत भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम कहलाएंगे। ध्यान समझना मेरी बात, है ना भाई। यदि मैं सर्वांगसम बोलूं तो आप ये कहोगे कि मान लेते हैं ये हमारे पास पी क्यू आर, उसी प्रकार एक्स वाई जेड, ये हमारे पास दो त्रिभुज है। अब सर्वांगसम तभी बनेगा भाई मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, यदि मैं ये कहूं कि पी से क्यू तक की टोटल लंबाई मान लेता हूं मैं, ये 6 सेंटीमीटर लंबाई का होगा। ध्यान समझना मेरी बात। उसी प्रकार मान लिया मैंने क्यू से आर तक की लंबाई को 4 सेंटी मान लेता हूं, चलो भाई, है ना। उसी प्रकार मैंने पी से आर तक की लंबाई को चलो मान लेता हूं 5 सेंटीमीटर। तो आप कहोगे कि ये त्रिभुज पी क्यू आर के मुझे तीनों भुजाओं के माप मिल गए हैं, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब यदि मैं ये कहूं कि इस त्रिभुज के समरूप, है ना, सर्वांगसम सेम कोई दूसरा त्रिभुज हो तो मैं उसको कैसे, है ना, दिखाने की कोशिश करूंगा। तो मैं कहूंगा जैसे P से Q तक का लेंथ कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा X से Y तक की लंबाई भी कितना होना चाहिए, ये भी मेरे लिए 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी प्रकार Z से Y तक के लेंथ मेरे लिए भाई यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसी प्रकार मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ X और Z की मान कितना, 5 सेंटीमीटर कहूंगा। अब यहाँ पर बनने वाले कोण, यदि यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पर अल्फा डिग्री और यहाँ पर बीटा डिग्री, तो भाई आपके पास भुजा ध्यान से देखिए 4, 6, 4 और 5 है। यहाँ पर भी तो वही है, 6, 4 और 5। तो जो कोण यहाँ पर बना है वही कोण वहां पर भी हमको देखने को मिलेगा। तो ये वाला कोण थीटा, ये वाला कोण अल्फा और ये वाला कोण होगा हमारे लिए बीटा के बराबर, है ना। ये हो जाएगा कितना, बीटा के बराबर। तब मैं कह सकता हूं कि भाई जो त्रिभुज के भुजा पी क्यू आर में है वही एक्स वाई जेड में भी दिखा रहा है। जो कोण त्रिभुज पी क्यू आर का है वही कोण यहाँ पर एक्स वाई जेड का। तो हम कहेंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज ए एक्स वाई जेड आपस में क्या है दोस्तों, सर्वांगसम है। और सर्वांगसम को ये वाले डायग्राम है ना, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इस प्रकार से और ऐसे। क्लियर है? तो आगे समझ में, सर्वांगसम कहने का मतलब है कि दो भाई है जो दोनों जुड़वा है, दिखने में आकार प्रकार, उनके चेहरे का चमक, कलर वलर सब टू सब क्या है, सेम है। तो हम कहेंगे कि दोनों भाई आपस में क्या है, सर्वांगसम। जैसे जुड़वा होते हैं ना, तिड़वा नहीं होता है ना, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, है ना। तो ये, तो हम ये कहेंगे कि अब ये क्या है भाई, सर्वांगसम। अब सर्वांगसम में हमको बहुत सारे सर्वांगसम देखने को मिलता है। यदि व्यापम आपको फंसाने की कोशिश करेगा तो आपको फंसना नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान समझना, मैं एक एक चीज इंपॉर्टेंट डेटा बताने वाला हूं। ये है भुजा कोण, भुजा साइड एंगल, साइड से देखो दो त्रिभुज आपस में कंग्रुएंट हो जाए तब की कंडीशन बताया गया है। अब यदि मान लो हमको बोला जाए कि साइड एंगल साइड से कंग्रुएंट है, कहने का मतलब है कि भाई ये वाला साइड जितना होगा हमारे पास उतना ही साइड ये वाला दिया गया है, और जितना साइड ये वाला होगा उतना ही साइड का लंबाई इसका है। मान लिया जाए ये लंबाई है x सेंटीमीटर, तो मैं कहूंगा ये भी x सेंटीमीटर का है। और इसके माप यदि y सेंटीमीटर का है तो ये वाले का माप कितना है, y सेंटीमीटर। एक कोण मान लेते हैं थीटा, तो ये वाला कोण भी कितने के बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यदि दो भुजा आपस में बराबर है, एक कोण बराबर है, यहाँ पर भी दो भुजा सेम है, जो पहले त्रिभुज में दिया गया है कोण वैसी है, तो सिंपल सी बात है तीसरी भुजा को भी ये वाले भुजा के बराबर होना पड़ेगा। इसका माप यदि z सेंटीमीटर का होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये वाला भी मेरे लिए किसके बराबर होगा, z सेंटीमीटर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी कंग्रुएंट है भाई।
क्या है, कंग्रुएंट है आपके पास ट्राइंगल, है ना, ये हो जाएगा एक्स वाई जेड के। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको प्रदर्शित करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देना है कि यहाँ पर किस प्रकार से त्रिभुज कंग्रुएंट हो रहा है, तो भुजा कोण और भुजा के आधार पर, है ना भाई, भुजा कोण और भुजा के आधार पर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। अब बनाए सवाल हमारे लिए, है ना, हर सवाल बनेगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट डाटा। उससे पहले इंपॉर्टेंट जानकारी, समय बहुत कम है ना, आप लोगों को बार बार सूचित कर रहा हूं कि समय बहुत कम है मेरे प्यारे दोस्तों, जितना ज्यादा पढ़ सको, है ना, इस 1-1.5 माह के समय में, 1 माह के समय में, लगभग अब ये फरवरी भी निकल ही गया, है ना, मार्च 10 दिन होली में निकल जाएगा, बच गया आपके पास 20 दिन, मार्च निकलते ही आपके एग्जाम खड़ा है। तो ये जो शॉर्ट टाइम है आपके पास, लगभग 1 मंथ का, इस 1 मंथ का सही तरीके से यूटिलाइज करना है। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज पढ़ना है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। एनालिसिस करो, किस किस प्रकार से सवाल पूछे जा रहे हैं, वैसे सवाल पढ़ेंगे तब तो जाकर आपका एग्जाम निकलेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल द्वारा व्यापम के पैटर्न पर आधारित, है ना, जितने भी आपके पास जो सवाल बनेंगे उससे रिलेटेड हमने सवाल डिजाइन किए हैं। तो ये मात्र आपको जो संपूर्ण कोर्स है ये 749 रुपए के प्राइस पर मिल जाएगा। और उसी प्रकार आपको यदि कंप्लीट मैथ्स रीजनिंग का, है ना, और कंप्यूटर का कोर्स परचेज करना है तो ये मात्र 449 रुपए के प्राइस पर आपको मिल जाएगा, है ना, जिसमें जितने भी सवाल हम कराएंगे वो नए पैटर्न के होंगे, है ना, वही सवाल कराएंगे। पिछले अमीन पटवारी में तो चलो हमने कुछ, है ना, हमारे 4 क्वेश्चन फ्लैश टू फ्लैश यहाँ पर फंसे थे, है ना, लेकिन इस बार हमारा ये टारगेट रहेगा कि जितने भी सवाल हो वो सब के सब हमारे चैनल द्वारा पढ़ाए गए सवाल ही वैसी हो जैसे एग्जाम में पूछा गया हो। मतलब हम ये कहें कि हमारे चैनल के ही सवाल को क्या करें, व्यापम कॉपी करे, ऐसे सवाल लेकर आ रहा हूं मैं। क्लियर है? तो ये मात्र आपको 449 रुपए के प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। और आप लोगों के लिए और विशेष सूचना ये है कि हमारे चैनल द्वारा आप लोगों के लिए, हमारे लिए, है ना, ये तो मैं बता दिया हूं। टेस्ट सीरीज की बात करूं तो यदि मैं टेस्ट सीरीज की बात करूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाओगे, है ना, टोटल मंडी उपनिरीक्षक के लिए हमने टोटल फुल लेंथ 10 टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगा। और ये बहुत लिमिट टाइम के लिए है, ठीक है, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, लिमिट टाइम मार्च 1 मार्च तक ये आपके लिए ऑफर है, जिसमें 50% ऑफ के साथ ये मात्र 249 रुपए के प्राइस पर मिलेगा। हर एक सवाल आपके व्यापम के पैटर्न पर आधारित होंगे, वैसे सवाल आपको बनाने का अनुभव मिलेगा जैसा आप व्यापम में बनाते हो, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित। और इसमें टोटल जो टेस्टों की संख्या, ये 10 टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर दोस्तों? इसके साथ साथ यदि टेस्ट के शेड्यूल की बात करूं तो टेस्ट के शेड्यूल क्या क्या है, तो ये जो टेस्ट है हमारे पास इस प्रकार के हैं, जिसमें आपको फुल लेंथ 10 टेस्ट देखने को मिलेगा, है ना। यदि मैं टेस्ट की बात करूं तो टेस्ट जो की शुरुआत है हमारे पास, है ना, टेस्ट कब से शुरुआत हो रहा है, तो टेस्ट की शुरुआत हो रहा है यहाँ पर, है ना, आप देख पा रहे हो कि 1 मार्च से आपका टेस्ट चालू हो जाएगा। और ये टेस्ट आपके प्रत्येक 30, है ना, 100 क्वेश्चन पर आधारित रहेगा कि भाई जैसे आपके व्यापम में पूछे जा रहे हैं उसी के आधार पर बनाया गया है। और इस प्रकार से पहला टेस्ट आपके पास 1 मार्च, 8 मार्च, ठीक है। उसी प्रकार आपके जो बाकी टेस्ट की यदि मैं बात करूं, बाकी टेस्ट की यदि हम बात करें तो इस प्रकार से आपको टोटल 10 टेस्ट देखने को मिलेगा जो संपूर्ण, है ना। और आपको 3 मेगा टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, मेगा टेस्ट, 3 मेगा टेस्ट आपको है देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो यदि आपको संपर्क करना है तो ये हमारे पास व्हाट्सएप नंबर है सीजी मैपोलॉजी के थ्रू 8770183315, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं आप सवालों की ओर अपने, ध्यान समझना, ठीक है भाई। अब हम बात करें यहाँ पर कोण भुजा कोण। इससे पहले हम क्या देखे थे दोस्तों, साइड एंगल साइड के बारे में बात किए थे, भुजा कोण भुजा के बारे में। अब हम बात करेंगे कोण भुजा कोण। कहने का मतलब है कि 2 कोण बराबर हो और 1 भुजा बराबर हो। 2 ऐसे त्रिभुज हमको लेना है जिनके 2 कोण बराबर हो जाए और 1 भुजा बराबर हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। जैसे मान लेते हैं ये वाला कोण हमारे लिए अल्फा है, तो ये वाला कोण हमारे लिए मान लेते हैं क्या है भाई, अल्फा। तो मान ही लेते हैं, ये मान लेते हैं अल्फा भाई, या अल्फा ये मान लेते हैं। ये वाला कोण हमारे लिए मान लेते हैं थीटा है, अल्फा है, तो ये वाला कोण मान लेते हैं अल्फा, ये सॉरी ये थीटा था, है ना, थीटा थीटा अल्फा अल्फा, मतलब मैं कहूंगा एक कोण, फिर ये भुजा और ये कोण। तो आप देख पा रहे हैं कि ये कोण, ठीक है, उसके बाद भुजा और ये हमारे पास क्या है, फिर से कोण। तो इस आधार पर हम कहेंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है ये एंगल साइड एंगल्स के तरह क्या है, ये कंग्रुएंट हो गया। मतलब हम लिखना चाहें तो ट्राइंगल एबीसी जो है
ये भाई कंग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, तो आप कहोगे एक्स वाई जेड के साथ क्या है, ये आपस में सर्वांग सम है। तो ऐसे छोटे छोटे डेटा है जो आपको याद रखना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेटा देखिए, ये कोण कोण भुजा। अब यहाँ पर बोला गया कोण कोण भुजा, कहने का मतलब ये है कि भाई दो कोण बराबर है और एक भुजा बराबर है। हमने क्या किया, अब देखो कोण कोण वहां पर भी था, कोण भुजा कोण, लेकिन याद रखना यहाँ पर इस वाले में क्या है, सबसे पहले कोण पड़ेगा, फिर भुजा पड़ेगा, फिर कोण पड़ेगा। लेकिन अब यदि मैं बात करूं कोण कोण भुजा की, लगातार आपको कोण देखने को मिलेगा। मान लेते हैं कोण थीटा है, ये कोण अल्फा है, तो ये वाली कोण, ये आपकी क्या है, भुजा बराबर है। उसी प्रकार एक कोण मान लेते हैं कि भाई ये थीटा है, ये अल्फा है, तो ये एक भुजा है। तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार दो कोण मिला, फिर उसके बाद भुजा मिला। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ट्राइंगल एबीसी जो है ना, कंग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एक्स वाई जेड के साथ। और किस आधार पर, तो कोण कोण भुजा के आधार पर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, कंग्रुएंट हो गए। यदि मैं बताना चाहूं तो आपके पास कोण ए का मान जितना होगा, वहां पर कोण आपके पास किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहोगे है ना, ये आपके पास कोण एक्स के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पर कोण सी का जो मान होगा कोण जेड के बराबर, और एक भुजा बराबर है, तो ए बी जो होगा ये बराबर हो जाएगा यहाँ पर किसके, तो आप कहोगे एक्स वाई के क्या हो जाएगा, बराबर। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट हो जाएंगे, है ना, सर्वांग सम हो जाएंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डेटा की बात करूं तो भुजा भुजा साइड 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 कंग्रुएंस की बात कर रहे हैं। साइड साइड का मतलब क्या है, जिसके तीनों भुजा है ना अन्य तीसरे मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समान हो जाए, ऐसे त्रिभुज को हम किस रूप में देखेंगे, साइड 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 कंग्रुएंसी के रूप में हम देखेंगे। जैसे मान लेते हैं इसकी लंबाई ए के सामने है ए, मान लेते हैं इसका लेंथ मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर का है, इसका लेंथ मान लेते हैं 30 सेंटीमीटर का है। उसी प्रकार इसमें भी होगा भाई, यदि ये हमारे पास, ये आपके पास ए सेंटीमीटर का लंबाई होगा, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर का होगा, 30 सेंटीमीटर का लंबाई और ये 20 सेंटीमीटर का। तो आप देख पा रहे हैं भाई दोनों त्रिभुज में आपके पास भुजा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भाई जितना आपके पास ए बी भुजा का मान होगा, ए बी का लेंथ होगा, उतना ही यहाँ पर आपके पास एक्स वाई का लेंथ होगा। उसी प्रकार यदि मैं कहूं कि जितना बीसी का लेंथ होगा आपके पास भुजा बीसी का, उतना ही लेंथ आपके पास यहाँ पर एक्स जेड या जेड एक्स का होगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि मैं बात करूं यहाँ पर एसी का होगा या सीए का होगा, उतना ही लेंथ आपके पास किसका हो जाएगा, तो आप कहोगे वाई जेड का हो जाएगा। तो देख पा रहा है कि यहाँ पर भुजा के हिसाब से क्या हो गया, कंग्रुएंट हो गए। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, कंग्रुएंट माने जाएंगे, सर्वांग सम माने जाएंगे। आए दोस्तों समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट डेटा फिर, समकोण कर्ण और भुजा, है ना, समकोण पर आधारित। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक यदि मान लेते हैं, इसका लेंथ आपके पास 4 सेंटीमीटर है भाई, ध्यान समझना। इसका लेंथ आपके पास 3 सेंटीमीटर है और इसका मान यदि 5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार दूसरे त्रिभुज की बात करूं तो ये इसका मान जो आपके पास 4 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर और इसका माप हमारे पास कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है। तो मैं देख पाऊंगा यहाँ पर कि ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे बराबर है। कोण भी यहाँ पर दोनों का क्या है, सेम है। यदि ये 90 डिग्री का कोण है तो ये वाला कोण भी क्या है, आपस में 90 डिग्री कोण के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ना, इसके दो भुजा, एक कर्ण और एक आधार, है ना, वहां पर भी एक कर्ण आधार बराबर है, कोण क्या है, बराबर है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, कंग्रुएंट है। इसी को बोला जाता है राइट हैंड साइड, है ना, इसी को बोला जाता है राइट, है ना, हैंड साइड के नाम से भी हम क्या कर देते हैं, जान जाते हैं कि भाई समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि दोनों त्रिभुज भी आपस में क्या हो सकते हैं, कंग्रुएंट हो सकते हैं। आए भी समझ में, आगे बढ़ते हैं फिर मेन डेटा। अब हम बात करेंगे समरूप। जैसा हम बात किए थे सर्वांग सम, समरूप थोड़ा सा कुछ अलग होता है। समरूप मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने वाला। अब एक जैसे दिखने वाला तो वहां पर भी होता है हमारे पास सर्वांग सम में। सर्वांग सम मतलब क्या होता है, जिसके सभी अंग क्या हो, समान हो, मतलब आकार में, दिखने में सब के सब एक जैसे हो, सर्वांग सम है। लेकिन यदि समरूप की बात करूं, दिखने में तो एक जैसे होंगे लेकिन आकार में जरूरी नहीं कि एक जैसे हो। समझ रहे हो मेरी बात, सर्वांग सम में सब चीज बराबर होगा, आकार भी बराबर होगा, दिखने में भी वैसी होगा। लेकिन यदि मैं समरूप की बात करूं तो दिखने में तो वैसी दिख सकता है लेकिन आकार में वो ऐसे हो ऐसा जरूरी नहीं है मेरे दोस्तों, इतना याद रखना है। जैसे मैं ये कहूं कि एक त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज बना लिया हमने, बड़े त्रिभुज और एक छोटे त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे कई बार होता है ना कि डबल रोल फिल्मों में आप देखे होंगे, फिल्मों में है ना, एक पिता होता है, उसका पुत्र सेम वैसी दिखता है, जैसे अक्सर है ना कई सारे हीरो क्या करते हैं, डबल रोल का है ना
अभिनय करते तो वहां पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, आकार भी सेम सेम रहता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दिखने में सेम होगा लेकिन आकार भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब हम बात करें, यदि किसी भी त्रिभुज के कोण समान हो, संगत भुजा समान अनुपात में हो तो त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। जरूरी नहीं कि सेम आकार का हो, बस अनुपातिक मान बराबर हो जाए तो भी क्या मानेंगे, समरूप। लेकिन कोण हमेशा क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, और वही बराबर होंगे। यदि मैं ये कहूं कि मान लेते हैं यहां से Q से R तक की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, ध्यान समझना। यहां से P से R तक की लंबाई मान लेता हूं, मैं अपनी सुविधा अनुसार मान रहा हूं भैया ना, 6 सेंटीमीटर मान लेता हूं। और ये मान लेता हूं P से Q तक की लंबाई को मैं 2 सेंटीमीटर मान लिया। क्लियर है। अब मैं कहूंगा कि ये वाले तुझसे तो छोटे दिख रहा है, तो आप कहोगे 4 है तो इसको आधा कर दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर मान लेता हूँ। 6 का आधा लिख देता हूँ, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, और 2 का आधा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ। तो आप कहोगे अनुपात में तो ये हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे भाई, यदि इसके अनुपात की बात करूं तो 1 अनुपात ये हो जाएगा आपके पास 3 अनुपात में लिख दिया 2। उसी प्रकार यहां पर लिखना चाहूं तो 2 अनुपात 6 अनुपात कितना हो जाएगा, 4। अब ये कट तो जाएगा भैया, आप कहोगे कटेगा भैया, और कटना पड़ेगा। 2 से काटने पर 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, है ना। कितना हो जाएगा भाई, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक मिनट, ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो इन दोनों के अनुपात को आप देख पाओगे कि दोनों के अनुपातिक मान क्या है, बराबर है। हो सकता है उसका रियल मान कुछ ज्यादा हो, लेकिन अनुपातिक मान तो सेम होने चाहिए। और जब अनुपातिक मान सेम होंगे दोस्तों तो दिखेंगे एक जैसे ही। हाँ, आकार कुछ ज्यादा या कुछ छोटा हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना है, लेकिन अंदर में बने हुए कोण हमेशा एक जैसे होंगे। यदि ये 80 डिग्री का कोण है तो इसको भी 80 डिग्री का होना पड़ेगा, क्योंकि ये सेम अनुपात वाले भुजाओं से बना है ना। यदि ये 40 डिग्री है तो ये वाले भी 40 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि सेम भुजाओं से घिरा हुआ है। यदि ये 60 डिग्री का कोण है तो इसको 60 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि सेम अनुपातिक भुजा से क्या है, घिरा हुआ है। अभी समझ में ये होता है हमारे पास क्या, समरूपता का थ्योरम। क्लियर है। आगे हम बात करेंगे। ये हमारे पास एक थ्योरम दे दिया, लेकिन भाई ये थ्योरम है क्या चीज, इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान समझना मेरी बात को। यदि मैं एक त्रिभुज की बात करूं, ये मैंने एक त्रिभुज ले लिया, और त्रिभुज हमारे पास ले लेता हूं मैं त्रिभुज ABC। ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है दोस्तों, है ना। एक और त्रिभुज ले लिया, और ये क्या है, मैं मेरे है ना, समरूप है तो समरूप का साइन ये होता है, ध्यान समझना। एक और मैंने त्रिभुज ले लिया, और इस त्रिभुज को हमने दे दिया क्या, तो यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ पर DE दिया गया है क्या, है ना। चलो भाई हम मान लेते हैं ये ABCD था, तो ये D है ना, E, और आप मान लेते हैं F। क्लियर है, इतना मान लेते हैं, चलेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसके एक कोई पॉइंट बिंदु होगा, इसका मध्य बिंदु तो कुछ तो होगा, तो आप कहोगे भाई मध्य बिंदु मान लेते हैं, इसका P मान लेते हैं, और इसका मध्य बिंदु मान लिया दोस्तों मैंने Q। क्लियर है। तो आप कहोगे कि भाई यदि समरूप है तो हम देख पाएंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन गया, यहाँ पर बना हुआ कोण क्या है, 90 डिग्री। तो मैं एक चीज तो कह सकता हूं कि यहाँ भाई ट्राइंगल ABP और ट्राइंगल DEQ आपस में क्या है, समरूप है। समरूप है कि नहीं है, आप कहोगे भाई है ना, समरूप मान सकते हैं, या समरूप हम दूसरे रूपों में भी देखना चाहें तो चलेगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यदि मैं पूरे त्रिभुज की बात करूं, पूरे त्रिभुज को लेकर चलूं, तो आप देख पाओगे इस चीज को। लेकिन इसको समझाने के पीछे का एक पर्पस है, जब क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो वहां पर आपको फार्मूला प्रूफ करने के लिए डायरेक्ट क्रम के रूप में देगा, तो आप फंस जाओगे मेरे दोस्तों। तो ध्यान समझने, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा, ध्यान से समझ लेने के बाद, ठीक है। मैं चाहता हूं कि यदि दोनों ट्राइंगल आपस में क्या है, समरूप है। कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूंगा, अभी मैं थोड़ा सा ऊपर खिसका देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। यदि मैं कहूं कि ट्राइंगल ABP है ना, समरूप है आपके पास ट्राइंगल DEQ के, ध्यान समझना, समरूप DEQ के क्या मान लिया मैंने, समरूप मान लिया। अब समरूप होते ही हर चीज बराबर होगा भाई। आप देख पा रहे हो कि AB आपस में क्या है, कर्ण है कर्ण भाई। यदि समकोण त्रिभुज में बना लिया हो तो ये होगा आपके पास कर्ण, ये होगा लंब, और ये होगा आधार। उसी प्रकार DEQ में ये D से E कर्ण का काम करेगा, E से Q आधार का काम करेगा, और D से Q किसका काम करेगा, आप कहोगे लंब का काम करेगा। तो भाई ये समरूप हुआ है, और समरूप है तो मैं कह सकता हूं कि यदि कर्ण कर्ण की बात करूं तो मैं सबसे पहले ध्यान समझना, कर्ण को लेना चाहता हूं। AB आपके पास कर्ण है भाई, चलो AB। यदि ये भी आपके पास कर्ण है तो यहाँ पर कर्ण क्या है, तो आप कहोगे DE है। चलो लिख दिया नीचे में D से E, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं। यदि इसका आधार BP है, चलो लिख देता हूं मैं BP आधार है, तो आप कहोगे इसका आधार तो EQ है। चलो इसको भी लिख दिया मैंने, किसके, EQ के बराबर। उसी प्रकार यदि मैंने कहा इसका हाइट आपके पास AP है, AP हाइट है, तो मैं कहूंगा इसका हाइट भी तो अपना है, और हाइट किसके बराबर है, तो आप कहोगे DQ के बराबर है। क्लियर है दोस्तों, आगे समझ में, इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा कि ये मैं क्या लिखाना चाह रहा हूं। क्लियर है। अब यदि मैं फिर से बात करूं आगे, कि इतना याद रखना, कर्ण टू कर्ण,
और आधार टू आधार और आपके पास हाइट टू हाइट, मैंने सबको क्या कर दिया यहाँ पर बराबर कर दिया। अब आ जाता हूं मैं क्षेत्रफल के फार्मूला में। यदि मैं क्षेत्रफल की फार्मूला की बात करूं दोस्तों, ध्यान समझना, यदि इस ट्राइंगल के क्षेत्रफल की बात करूं, किसके भाई, आप कहोगे ट्राइंगल ए पी क्यू है ना, या ट्राइंगल लिख सकता हूं मैं, ट्राइंगल एबीसी की बात करूं, मैं त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करूं, त्रिभुज एबीसी का क्या लिख सकता हूं, क्षेत्रफल बटे उसी प्रकार त्रिभुज में लिखना चाहता हूं पी क्यू आर का भी मैं है ना, पी क्यू आर करना था क्या, चलो पी क्यू आर नहीं है, हमने क्या मान लिया इसको, डीई एफ मान लिए हैं। चलो भाई डीई एफ का क्या मान रहा हूं मैं, क्षेत्रफल के बारे में बात करूं तो एक चीज बताओ, यहाँ पर लंब डला हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ए से पी लंब है, उसी प्रकार डी से क्यू यहाँ पर भी लंब है, और लंब डला होता है तो क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 आधार गुणित क्या हो जाता है दोस्तों, आप कहोगे ऊंचाई हो जाता है। उसी प्रकार नीचे में भी होगा 1/2 गुणित आधार गुणित क्या लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट, आप कहोगे भाई ऊंचाई लिख सकते हैं। एक नंबर नहीं छूटेगा, बता रहा हूं, हर एक सवाल आपसे बनेगा, चाहे क्रम निकालने के लिए बोले या कुछ भी बोले, है ना, हम है ना, हर एक चीज को हम देखने वाले हैं बारीकी से, ताकि आपका एक नंबर ना कटे। क्लियर है भाई, क्लियर है यहाँ तक। अब आप ध्यान से देखोगे, यदि मैं बात करूं यहाँ पर 1/2 तो आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्लियर है। आधार क्या है, तो आप आधार को मानोगे कि भाई अब तो आधार बीसी है, क्योंकि मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो आप कहोगे, लिख दोगे भाई बीसी, ध्यान समझना, ठीक है। उसी प्रकार आप कहोगे कि इसका आधार क्या है, तो आप कहोगे ई से एफ है, आप लिख दोगे नीचे में ई से एफ, लिखोगे कि नहीं लिखोगे, लिख सकते हो। उसी प्रकार मैंने कहा कि यहाँ पर हाइट भी तो लिखना, ऊंचाई यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे एपी है, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर गुणा करके कितना लिख दूंगा दोस्तों, एपी लिख दूंगा। उसी प्रकार नीचे में यदि मैं बात करूं किसका हाइट कितना, तो आप कहोगे डी क्यू है, तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं कितना, डी क्यू के बराबर लिख सकता हूं क्या, आप कहोगे भाई लिख सकते हैं, है ना, डी क्यू के बराबर लिख सकते हैं। अब एक चीज बताओ दोस्तों, यदि डी क्यू लिख दिया मैंने, तो अब मुझे क्या करना, फार्मूला बनाना, ध्यान समझना। क्या मैंने लिख सकता हूं यहाँ पर, ई एफ है, कहीं पर नहीं है, ई एफ नहीं दिया गया है ना, ई एफ नहीं दिया गया, पूरे को हम ले रहे हैं क्या, बीसी लिए है, तो बीसी तो यहाँ पर नहीं है ना, लेकिन एपी तो है, और एपी है लेकिन बीसी नहीं है, लेकिन हम पूरे ट्रायंगल को लेकर चले गए क्या, पूरे ट्रायंगल को लेकर चले गए, बीसी को हमको बेस मान लेना था तो आसान हो जाता। ये तो हाइट के रूप में देख सकते हैं, चलो हाइट के रूप में देख लेते हैं। अपन पूरे ट्रायंगल को ना लेते हुए एक हाफ सेक्शन को ले लेते हैं, ताकि हमको यहाँ पर क्या करने, बनाने में आसानी हो जाए, ठीक है, बनाने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ बीसी को, मैं बीसी ना लेकर मैं लेना चाहता हूँ क्या, बीपी लेना चाहता हूँ, ध्यान समझना, इसको मैं बीपी में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ, ठीक है भाई, बीपी में। उसी प्रकार इसको EQ में कन्वर्ट कर देना चाहता हूँ, EQ, ध्यान समझना। अब आप ध्यान से देखोगे कि यहाँ पर भाई कि AB का जो मान है, वहां पर मुझे या तो AB या तो BP, कोई में से एक का कन्वर्ट करना है, तो आप कहोगे चाहूं तो मैं BP को क्या मान सकता हूं, AP मान सकता हूं, या EQ को क्या मान सकता हूं, मैं DQ मान सकता हूं, कुछ भी मान सकता हूं। तो एक डेटा को मैं यहां पर चेंज करूंगा और चेंज करूंगा BP को, मैं BP की जगह लिखना चाहता हूं दोस्तों AP लिखना चाहता हूं, क्योंकि बराबर है, तो आप कहोगे AP, और ये नीचे में हो जाएगा EQ को लिखना चाहता हूं मैं क्या, DQ के रूप में लिख देना चाहता हूं, ध्यान समझना, गुणित, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह है। अब ध्यान समझना, यदि ऐसा है तो हम क्या करेंगे, अब मैंने BP का मान AP और EQ का मान DQ लिख दे, तो AP ही रहेगा, और यहाँ पर भी आपके पास DQ का मान DQ, मतलब गुणा करने पर आपको देखने को मिलेगा कि ये AP का स्क्वायर बट ये हो जाएगा आपके पास DQ के स्क्वायर के रूप में। तो ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला। मतलब क्षेत्रफल का फार्मूला जब भी आपको पूछा जाए या क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जाए समरूपता के कंडीशन में, तो एक रिजल्ट पर हम पहुंच गए कि समरूपता के केस में किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उनके भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती हो जाएगा भाई, भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। दोस्तों इस चीज को याद रखना, एरिया जो होगा है ना, वो भुजाओं के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। मतलब मैं लिख सकता हूं कि जो एरिया होगा, यदि इस अंडर रूट को पक्षांतर कर दिया जाए तो भुजा के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा, भुजा BC के वर्ग के, भुजा AC और DF के वर्ग के, उसी प्रकार परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के, उसी प्रकार मीडियन के स्क्वायर के, उसी प्रकार हाइट के स्क्वायर के,
उसी प्रकार इन रेडियस के स्क्वायर के उसी प्रकार आपके सर्कम रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो सकता है आपके पास क्या, तो मैं कहूंगा ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपान ट्राइंगल पीक्यूआर के एरिया का मान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा है दोस्तों, ये एग्जाम में हूबहू पूछे जा सकते हैं, इतना याद रखना, ये हूबहू पूछेगा, देखना और ध्यान से। क्लियर है? तो ये जो डेटा है इसको बिल्कुल नोट करके रखना, ये एग्जाम ओरिएंटेड मैं बता रहा हूं ना, आपको डायरेक्ट क्रम निकालने के लिए बोल दिएगा, 4 कथन दे देगा यहाँ पर आपसे कि भाई आप बताओ, कि बोल देगा कि दो त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर आपस में समरूप है, बोल दिया गया भाई कि इनमें से निम्न में से कौन सा कथन सही है, बोल देगा कि भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के वर्ग के समानुपाती होता है क्या, फिर बोल दिया गया मीडियन के वर्ग के समानुपाती होता है क्या, फिर बोल सकता है कि हाइट के वर्ग के समानुपाती हो सकता है क्या, बोल सकता है इन रेडियस के वर्ग के समानुपाती हो सकता है क्या, या सर्कम रेडियस के वर्ग के समानुपाती हो सकता है क्या। आप जो बच्चे जानेगा वही सवाल को बनाएगा, नहीं तो बुक में भी ढूंढोगे ना तो नहीं मिलने वाला, इतना याद रखना। क्लियर? तो जितने भी डेटा है इनको आप बिल्कुल ले सकते हो, है ना, यहाँ पर फोटो निकाल लो जो भी है, और आपको विशेष सूचना, होली के जस्ट बाद आपको है ना पीडीएफ फॉर्म में बुक उपलब्ध हो जाएगा, जिसमें आपके मैथ्स के जितने भी इंपॉर्टेंट है ना क्वेश्चन हो सकते हैं, पॉसिबल क्वेश्चन, उन सभी क्वेश्चन को मैं अपलोड कर दूंगा भाई, ठीक है। आप लोगों को मिल जाएगा, परचेज कर सकते हो, बहुत मिनिमम कम प्राइस पर आपको वो मिल जाएगा। क्लियर है? आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा की ओर, ठीक है। अब हम बात करेंगे समरूप के हमने क्या क्या परिणाम निकाले। अभी जो हमने परिणाम देखे वो किस किस के परिणाम थे, तो याद रखना त्रिभुजों के समरूपता के निम्न 3 महत्वपूर्ण परिणाम होते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण समान हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। याद रखना, हमने देखे कि यदि संगत कोण क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। हालांकि उनके आकार वगैरह कुछ भी हो, मैंने 2 त्रिभुज देख लिया इस प्रकार से, एक त्रिभुज है ना, इसका माप a सेंटीमीटर का है, इसका माप b सेंटीमीटर का है ना, 2 त्रिभुजों में है ना संगत कोण क्या हो जाए, बराबर। संगत कोण की बात करें, यदि मान लेते हैं ये अल्फा कोण, या थीटा अल्फा और ये बीटा है, और एक और त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज छोटा सा है लेकिन यहाँ पर थीटा अल्फा और बीटा है, तो आप देख पा रहे हो कि इन दोनों त्रिभुज में इनका आकार भले अलग अलग है लेकिन कोण तो एक जैसे, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे दोस्तों, समरूप होंगे। उसी प्रकार यदि 2 त्रिभुजों के संगत भुजा समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या मानेंगे, क्या माना जाएगा, उसको भी हम है ना समरूप मानेंगे। कहने का मतलब है कि मान लो मैं 2 त्रिभुज ले लिया इस प्रकार से, और इन दोनों त्रिभुज को आकार ये ए है, बी है, सी है, ये भी उसी आकार में है, ए बी सी में, हालांकि इनके आकार क्या है, छोटे हैं, लेकिन अनुपातिक मान क्या है, बराबर है, तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप माने जाएंगे। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तथा उन कोणों को बनाने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज भी आपस में क्या माने जाएंगे, समरूप माने जाएंगे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, यदि हम कहेंगे कि केवल एक कोण है ना, ध्यान समझना मेरी बात को, त्रिभुज के है ना दूसरे त्रिभुज के, जैसे यहाँ पर बोला गया है यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के एक कोण के बराबर हो तो उनको मिलाने वाली है ना भुजाएं समानुपात हो, त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। जैसे मैंने कहा एक त्रिभुज बना लिया, एक और त्रिभुज बना लिया, भाई आप कहोगे कि ये हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, कोई एक कोण हमने बना ली, ये हमारे पास थीटा है। उसी प्रकार ये मान लेते हैं कि भाई ये 2 सेंटीमीटर है ना, 2 कम हो जाएगा क्या, इसको मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर, और ये आपके पास क्या है, थीटा है। तो भले आकार छोटा होगा लेकिन भाई संगत भुजा आपस में बराबर हो गए, समान अनुपात में होंगे तो कोण भी बराबर हो जाएगा, और संगत भुजाओं के समान अनुपात में होते ही कोण आपस में बराबर हो गया, और जब कोण ही बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या माने जाएंगे, समरूप माने जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डेटा की ओर। समरूप के गुण क्या क्या हो सकते हैं, तो समान कोण। समरूपता में हमेशा एक चीज याद रखना, यदि 2 त्रिभुज, चाहे मैं संगत भुजाओं के आधार पर कहूं या कोणों के आधार पर कहूं, यदि 2 त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनके सभी के सभी कोण आपस में बराबर होंगे, इतने याद रखना। यदि 2 त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण हमेशा समान होते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है ना। यदि मैं कहूं कि 2 त्रिभुज ले लिया इस प्रकार से, भाई ध्यान समझना, यहाँ पर मैंने 2 त्रिभुज क्या कर लिया, उठा लिया, इन त्रिभुजों के माप को भी मैं रख देना चाहता हूं, ध्यान समझना। त्रिभुज एबीसी
और यहाँ पर त्रिभुज पी क्यू आर, आप देख पा रहे हैं इनकी हाइट जो है आकार में अलग अलग है, लेकिन ये समरूप है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जितना कोण ए का मान होगा, मान लेते हैं यहाँ पर x डिग्री का कोण बन गया, उसी प्रकार यहाँ पर भी x डिग्री कोण बन जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं y डिग्री कोण बन गया, तो यहाँ पर भी बना हुआ कोण y डिग्री का होगा। यहाँ पर z डिग्री का कोण बन जाएगा, तो यहाँ पर बना हुआ कोण क्या होगा दोस्तों? z डिग्री का कोण। कहने का मतलब है कि ये एंगल यदि बराबर हो गए तो इनके भुजा कहीं ना कहीं समान अनुपात में होंगे। हो सकता है उनके अनुपातिक वैल्यू अलग अलग, है ना, रियल वैल्यू अलग अलग हो जाए, लेकिन उनका अनुपातिक वैल्यू जो होगा दोस्तों हमेशा एक जैसे होगा। क्लियर है? दूसरा नियम बोला गया समानुपातिक भुजा। यदि भाई भुजाएं ही आपके पास समानुपातिक है, अब समानुपातिक मतलब अनुपात का बराबर होना, हो सकता है उनके मान अलग अलग हो जाए लेकिन अनुपात तो सेम है। जैसे यहाँ पर बताया कि मान लेते हैं इस त्रिभुज के जो भुजा है हमारे पास, भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी ए, उसी प्रकार यदि कहूं कि पी क्यू, क्यू आर और आर पी, यदि मैं बात करूं ये मान लेते हैं 8, ये मान लेते हैं 6, ये मान लेते हैं 4, तो भाई ये अनुपातिक वैल्यू मतलब ये 4 लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 3 लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2। अब आप देख पाओगे कि 8 का आधा 4 है, 6 का आधा 3 है, 4 का आधा 2 है। अनुपात तो सेम बन रहा है ना, भले इनके मान अलग अलग हो लेकिन अनुपातिक रूप से यदि समरूप है तो त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में समरूप माने जाते हैं दोस्तों। क्लियर है? आगे हम बात करते हैं। आकृति समान रहती है, माप भिन्न हो सकता है। हमेशा याद रखना सिमिलरिटी में, इस चीज को ध्यान देना कि जरूरी नहीं है कि आकृति समान आकार में हो, है ना, उनके आकार छोटे या बड़े हो सकते हैं और छोटे बड़े होने से उनके अनुरूपता समरूपता का गुण, है ना, खारिज नहीं होगा, तो भी वो आपस में क्या होंगे? समरूप माने जाएंगे। यदि यहाँ पर बना हुआ कोण अल्फा थीटा, यहाँ पर अल्फा और यहाँ पर बीटा है ना, और ये समान अनुपातिक वैल्यू रखता है, तो यहाँ पर बना हुआ कोण थीटा, अल्फा और बीटा 100% होगा दोस्तों। तो इस बात की पुष्टि करता है कि भाई त्रिभुज के आकार कम या ज्यादा होने से या समान न होने से वो समरूपता के नियम को फॉलो नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बस उनके जो भुजाएं हैं वो समानुपातिक मान में होनी चाहिए, तो फिर हम उसको समरूप बोल सकते हैं। संगत शीर्षों का मिलान, त्रिभुजों को लिखने का क्रम महत्वपूर्ण है। यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी जो है समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, तो एपी के संगत है, बी क्यू के संगत है और सी आर के संगत है। कहने का मतलब है कि भाई भुजा की बात कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो ए पी के संगत होगा, है ना। यदि यहाँ पर बात करें लिखनों की क्रम की बात करें, तो अब जब लिखोगे आप मान लेते हैं ए बी सी, ये लिख दिए पी क्यू आर, तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्तों कि भाई यहाँ पर ए संगत होगा पी के, बी संगत होगा क्यू के और सी संगत हो जाएगा किसके? आर के। तो इस आधार पर भी ये नियम फॉलो करता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रफल का अनुपात गुण। अब क्षेत्रफल के अनुपातिक गुण हमने देखे हैं कि भाई जब भी हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाले समरूप त्रिभुज के, तो भुजाओं के वर्ग के क्या होता है? समानुपाती हो जाता है। जैसे मैं 2 त्रिभुज लिख लेना चाहता हूं, ध्यान समझना, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर है, मैंने कहा त्रिभुज पी क्यू आर के। अब इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात करें तो ट्राइंगल एबीसी का जो एरिया होगा मेरे प्यारे दोस्तों, उसी प्रकार ट्राइंगल पी क्यू आर का जो एरिया होगा, है ना, एरिया होगा किसके बराबर होगा? तो इसकी कोई भी एक भुजा उठा सकते हो आप, है ना। क्या करोगे? कोई भुजा, मैंने कहा ए बी भुजा, है ना। उसी प्रकार यहाँ पर पी क्यू का मैं पी क्यू भुजा उठा लिया कि वर्ग के समानुपाती होगा। उसी प्रकार बीसी भुजा उठाऊंगा तो आप बीसी भुजा उठा लो, यहाँ पर क्यू आर उठा लो, क्यू आर भुजा के वर्ग के समानुपाती होगा। उसी प्रकार मान लेते हैं ये एसी भुजा या सी ए भुजा, उसी प्रकार यहाँ पर ये पी आर भुजा या हम बोल सकते हैं आर पी भुजा, इसके भी वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। इसके अतिरिक्त और किसके समानुपाती होता है भाई? यदि मान लो यहाँ पर हाइट डाल दिया जाए डी, यहाँ पर हाइट डाल दिया जाए ई, तो आप कहोगे एडी, ध्यान समझना, एडी और पीई के वर्ग के समानुपाती हो जाएगा। यदि मान लेते हैं यहाँ पर एक इन रेडियस बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए? इन रेडियस आर, और यहाँ पर भी हमने एक आर बना दिए R1 R2, तो आप कहोगे कि यहाँ पर R1 और R2 के भी स्क्वायर के क्या हो जाएगा? समानुपाती। मान लो इसको मैं ये कहूं दोस्तों, इसके बाहर में एक सर्कल बना दिया जाए, इसके भी बाहर में सर्कल बना दिया जाए, तो अब इसका सेंटर क्या हो जाएगा? R, इसका बड़ा वाला क्या हो जाएगा? R2 R1, तो क्या लिख सकते हैं? R1 अपान R2 के भी स्क्वायर के क्या हो जाएगा? समानुपाती। मीडियन, मीडियन क्या होता है? तो मध्य भाग को मिलाने वाला। मीडियन मान लो डाल दिया जाए इस प्रकार से, यहाँ पर मीडियन डाल दिया जाए,
मतलब ये हमारे पास M1 और ये हमारे पास मीडियन M2 है। तो याद रखना M1 और M2 के भी क्या होगा, स्क्वायर के बराबर, साथ में एंगल बाई सेक्टर के भी वर्ग के समानुपाती होता है। तो इतने चीजों के साथ क्या करता है, ये समानुपातिक वैल्यू रखता है वर्ग को भी। तो यहाँ पर बोला गया है कि मान लो दो त्रिभुज के भुजा का मान दिया है 2 3 और आपको उसका क्षेत्रफल बनाना है। तो मैं कहूंगा भाई कि 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। सिंपल सी बात, आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको दे दिया जाए कि भाई दो त्रिभुज है जिनके भुजा का अनुपात इस प्रकार से दे दिया गया। इसकी एक भुजा 2 सेंटीमीटर और इसकी 3 सेंटीमीटर, मान लेते हैं अलग अलग है, ये 2 सेंटीमीटर का और ये 3 सेंटीमीटर, भले दिखने में छोटा है लेकिन मान लिया, चलो हटाना है ना। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, आप कहोगे 4 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। फटाक से बस वर्ग करते ही आपको क्या मिल जाएगा, उसका क्षेत्रफल मिल जाता है। क्लियर है दोस्तों, आगे समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थेल्स प्रमेय। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है थेल्स प्रमेय। आखिर ये थेल्स प्रमेय है क्या, एग्जाम में पूछेगा तो हम किस प्रकार से अप्रोच लगाएंगे। तो थेल्स प्रमेय एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है, किसी त्रिभुज में मान लो मिड पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दिया जाए जो आधार के क्या हो, बिल्कुल समानांतर हो। कहने का मतलब यह है कि मान लेता हूं मैं एक त्रिभुज है मेरे पास, त्रिभुज ABC, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि BC के समानांतर है ना AB भुजा और BC भुजा के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींच दिया जाए इस प्रकार से, जिसका नाम दे देता हूं मैं D और E। क्लियर है। तो आप कहोगे यदि इसकी टोटल लेंथ जो होगा, BC का टोटल लेंथ यदि 2 भाग होगा तो हमेशा D का लेंथ उसका जस्ट क्या होगा, आधा होगा, क्योंकि मिड भाग में मध्य बिंदु पर है। दोनों को मध्य बिंदु पर होने का जो बीच में खींचा हुआ लाइन होगा, जो आधार वाली लाइन का जस्ट आधा होगा। तो ये वाला लाइन बराबर बराबर भागों में बटेगा, ये एक भाग है तो ये वाला भी एक भाग है। तो हम कह सकते हैं कि जो D भुजा जो होगा ये हमेशा BC भुजा का आधा होगा। तो BC भुजा का हमेशा दुगना होगा आपके पास D भुजा। अब D भुजा के बारे में कई बार पूछ सकते हैं, तो 1/2 हो जाएगा आपके पास BC भुजा का। और यही होता है दोस्तों थेल्स प्रमेय। कहने का मतलब यह है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, है ना, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया, इस प्रकार से एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो क्या होता है, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाता है। यदि मान लेते हैं A से F तक, D तक की लेंथ एक भाग, तो आप कहोगे D से B तक का भी एक भाग। यदि इसका टोटल B का मान 2 भाग है तो D का मान हमेशा क्या होगा, 1 भाग होगा। तो बराबर भागों में क्या होता है, विभाजित हो जाता है। ये होता है हमारे पास थेल्स प्रमेय। और कल के क्लास में हम देखेंगे कुछ मोस्ट टॉप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो कंटिन्यू बने रहेगा और बिल्कुल तैयारी करते रहेगा यार अच्छे से, ठीक है, और बिल्कुल सिलेक्शन लेना ही है। क्लियर है, बहुत अच्छा पोस्ट है मंडी निरीक्षक का, और इसमें मैं है ना चाहता हूं कि आप सभी का क्या हो, सिलेक्शन हो, जो जितने भी देख रहे हैं सबका सिलेक्शन हो। क्लियर है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।